लव वर्सेस अरेंज मैरिज बहू का पति के लिए सम्मान। सावित्री जी के घर के सामने आज चहल पहल है। पूरा घर फूलों और लाइटों से सजा हुआ है। बड़े बेटे राजीव की पारंपरिक अरेंज मैरिज और छोटे बेटे अमित की लव मैरिज एक ही मंडप में संपन्न हुई है। दोनों दुल्हनें दरवाजे पर कलश के सामने खड़ी हैं। अरे भाई वाह, क्या बात है, मानना पड़ेगा सावित्री, तेरी दया और दरिया दिली तो सच में सलाम करने लायक है। हम तो शुरू से सुनते आए हैं कि एक मयान में दो तलवारें कभी रह ही नहीं सकती, पर तेरे इस एक ही घर में दो बिल्कुल अलग अलग तरीके की बहुएं आ रही हैं। कैसी झेलेगी तू इन्हें? अरे बहन, तलवारें क्यों कह रही हो इन्हें? अब दो बहुएं आएंगे तो घर में रौनक भी तो दो गुनी बनी रहेगी। अरे कहने की बात है सावित्री, कहना बहुत आसान होता है। एक अरेंज मैरिज वाली बहू और दूसरी लव मैरिज वाली बहू, दोनों के नखरे अलग, दोनों का मिजाज अलग, इन्हें संभालना कोई आसान खेल थोड़ी ना है। अरे भैया तौबा तौबा, भगवान बचाए, हम तो ऐसी आफत से 4 कदम दूर ही रहते हैं। अरे चाची, आप हमेशा फालतू की बातें लेकर क्यों बैठ जाती हो? कोई आफत वाफत नहीं आने वाली हमारे घर में। अब तो जो लव मैरिज वाले कपल्स होते हैं, अगर उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो वो भी तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं ना। जरा मुझे ही देख लो, मेरे और मेरे पति आनंद की शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं। आपको लगता है हमारे बीच कभी कोई गड़बड़ हुई? मेरे ससुराल वाले आज भी मुझे रानी बना के रखते हैं। हाँ जी, तुम ही तो हो एकदम अलग, लेकिन हर लड़की तुम्हारी तरह किस्मत वाली नहीं होती है ना। आजकल की लव मैरिज वाली लड़कियां कहाँ किसी की सुनती हैं। अच्छा, अब आप सब ये फालतू की बातें बंद करो। मेरी दोनों बहुएं बहुत थक गई होंगी। चलो बहुओं, कलश को अपने सीधे पैर से गिराओ और घर के अंदर आओ। रागिनी और नंदिनी दोनों कदम बढ़ाती हैं और गृह प्रवेश की रस्में पूरी होती हैं और सभी अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहुएं एक साथ एक ही घर में सरवाइव कर पाएंगी? क्या दोनों अपने अपने पतियों को बराबर सम्मान दे पाएंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगले दिन सुबह के ठीक 6 बजे है। रागिनी बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर पूरी तरह पारंपरिक साड़ी पहनकर और पल्ला ओढ़कर रसोई को साफ करती है। तभी करीब 8 बजे नंदिनी एक स्टाइलिश सूट पहनकर बिना दुपट्टे के रसोई में पहुंचती है। प्रणाम मम्मी जी, बताइए, आज पहली रसोई की रस्म है तो खाने में सबसे पहले मीठे में क्या बनाना है? जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही तैयार कर दूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाय रागिनी भाभी, तुम इतनी जल्दी भी उठ गई? हाँ मम्मी जी, बताइए ना क्या बनाना है। मैं तो किचन का काम देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खुश रहो बेटियों, सदा सुहागन रहो। देखो, तुम दोनों जो भी तुम्हारा मन हो वो करो, वही बना भी लो। आखिर तुम्हारी पहली रसोई है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। जो तुम्हें आसान और अच्छा लगे वो शुरू करो। मम्मी जी, इन्हें मेरा मतलब है राजीव जी को केसर वाली खीर बहुत पसंद है, तो क्या मैं उनके लिए केसर वाली खीर बना लूं? हाँ बेटा, बिल्कुल। अगर राजीव को खीर पसंद है तो आराम से वही बनाओ। वैसे भी पति के दिल का रास्ता पेट से गुजरता है। और छोटी बहू, तुम भी अमित की पसंद का कुछ मीठा देख लो। जैसे मूंग की दाल का हलवा अमित को बहुत पसंद है, वो बना लो। अरे मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। छी, अमित की पसंद का क्या बनाना? उनकी चॉइस का कोई सेंस ही नहीं है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में भला मूंग की दाल का भारी हलवा कौन खाता है? मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपने स्टाइल के बेक करके मफिन्स बना लूं। बढ़िया चॉकलेट मफिन्स, खाकर मजा आ जाएगा सबको। लेकिन बेटा, अमित को तो ये मफिन्स और बेकरी का सामान शायद पसंद नहीं है। अरे तो क्या हो गया मम्मी जी, खा लेगा वो। मैं खिलाऊंगी तो वो गोबर भी खा लेगा। आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसे आदत है मेरी हर बात मानने की। बेटा, ऐसे कैसे बोल रही हो? पति है तुम्हारा, थोड़ा तो सलीके से बात करो। अरे मम्मी जी, आप जानती नहीं हो इसको। शादी से पहले भी इसको कुछ नहीं पता होता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जब भी हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट जाते थे ना, तो हमेशा मैं ही मेन्यू ऑर्डर करती थी। आप फिक्र मत करो। हे भगवान, ये कैसी बातें कर रही है अपने पति के बारे में? इसमें तो जरा भी लिहाज नहीं है, ऊपर से बोलना। अच्छा ठीक है बेटा, जो तुम्हारा मन हो वही बना लो। दोनों मिलकर काम शुरू करो। दोनों लव मैरिज वाली और अरेंज मैरिज वाली बहू मिलकर सुबह का नाश्ता और खाना तैयार करती हैं। दोपहर में राजीव और अमित दोनों ऑफिस का जरूरी काम निपटा कर घर लौटते हैं। डाइनिंग टेबल पर पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी और मीठा सज चुका है। पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठता है। अरे वाह माँ,
आज तो घर में घुसते ही खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। पूड़ी कचौड़ी रायता आज तो लगता है जमकर दावत होने वाली है। देख राजीव, तेरी पसंद की खास केसर वाली खीर बनाई है रागिनी ने। सुबह से बेचारी मेहनत कर रही थी। अरे वाह माँ, मैं तो सच में बहुत खुश हो गया। थैंक यू रागिनी, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। आप बैठिए ना, थैंक यू मत कहिए, पहले खाकर बताइए कि खीर कैसी बनी है। रागिनी तुरंत आगे बढ़कर कुर्सी खींचती है, राजीव को बिठाती है और अपने हाथों से थाली लगाकर प्यार से खाना परोसना शुरू करती है। और बताओ नंदिनी, तुमने मेरी पसंद का क्या बनाया है? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारी पसंद का? मैं तुम्हारी पसंद का खाना क्यों बनाऊंगी यार? तुम्हारी कोई ढंग की पसंद भी है भला? पता नहीं क्या क्या ऊंच पटांग पुरानी चीजें जो तुम खाती पीती रहते हो। मैंने तो अपने लिए और सबके लिए अपनी पसंद के मफिन्स बनाए हैं, वो खाओ। यार नंदिनी, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि मुझे मफिन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो गले में अटकते हैं। आज पहली रसोई का दिन था तो कम से कम मेरी पसंद का हलवा या कुछ और बना लेती। ओहो अमित, अब शादी की है तो क्या मैं 24 घंटे तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाती रहूंगी क्या? इसी दिन के लिए शादी की थी क्या मैंने तुमसे? अपना ये ड्रामा बंद करो और जो बनाए हुआ है वो शांति से खाओ। ज्यादा नखरे मत दिखाना मुझे। अरे अरे बच्चों, पहली रसोई के शुभ दिन पर ये कैसी नोकझोंक लेकर बैठ गए हो तुम दोनों? सब लोग सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा तो ध्यान रखो। कोई बात नहीं माँ, छोड़ो। भैया, भाभी के हाथ की खीर सच में बहुत अच्छी खुशबू दे रही है। मैं आज खीर और पूड़ी ही खा लेता हूँ, मफिन्स रहने देता हूँ। हाँ हाँ खा लो, वैसे भी तुम्हारी चॉइस तो हमेशा से ही ऐसी रही है। अमित दुखी मन से मफिन्स की प्लेट एक तरफ खिसका देता है और रागिनी की बनाई खीर खाकर दोनों भाई वापस अपने काम पर चले जाते हैं। नंदिनी अपने ही धुन में मफिन्स खाने लगती है। दिन गुजरता जाता है, शाम के 7 बज रहे हैं। ऑफिस की छुट्टी के बाद राजीव और अमित एक ही बाइक से घर लौट रहे हैं। रास्ते में एक फूलों की दुकान देखकर राजीव गाड़ी रोकता है। अमित, शादी के बाद आज हमारा पहला दिन है, क्यों ना हम अपनी पत्नियों के लिए कुछ छोटा मोटा तोहफा लेकर चलें। मैं सोच रहा हूँ रागिनी के लिए बालों में लगाने वाला मोगरे का गजरा ले लेता हूँ, वो वैसे भी सिंपल है, उसे ये बहुत अच्छा लगेगा। अरे भैया गजरा, आप भी ना कितने ओल्ड फैशन्ड हो, एकदम दादाजी के जमाने की चॉइस है आपकी। मेरी वाली नंदिनी को तो ये गजरा वजरा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो इसे बुढ़ियों का फैशन कहती है। उसे रोजेस बहुत पसंद है, मैं उसके लिए लाल गुलाब का एक खूबसूरत बुके लेकर जाऊंगा। भैया एक अच्छा सा गजरा दे दो। जी भाई साहब, ये लीजिए 100 रुपए का। और भैया मुझे एकदम फ्रेश रेड रोज 2 बढ़िया से। जी भाई साहब, ये लीजिए, एकदम ताजे हैं। दोनों भाई फूल खरीदते हैं और घर पहुंचते हैं। राजीव चुपके से अपने कमरे में जाता है और ड्रेसिंग टेबल के शीशे के पास जाकर गजरा सजा कर रख देता है। थोड़ी देर बाद रागिनी जब कमरे में दूध का गिलास लेकर आती है तो गजरा देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, ये मेरे लिए ऑफिस से आते समय गजरा लेकर आए हैं। कितने अच्छे हैं ना ये, बिना कहे ही मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ईश्वर ऐसा पति सबको दे। रागिनी बड़े ही प्यार से उस गजरे को अपने बालों में सजा लेती है। तभी राजीव कमरे में आता है और रागिनी को गजरे में देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित बड़े चाव से अपने कमरे में नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी, जल्दी से अपनी दोनों आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल और रोमांटिक चीज लाया हूँ, जल्दी करो। अरे वाह अमित, क्या लाए हो जल्दी बताओ। कोई डायमंड का नेकलेस लाए हो या कोई ब्रांडेड डायमंड की रिंग? जल्दी दिखाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तड़ा, ये देखो तुम्हारी पसंद का खूबसूरत लाल गुलाब। शिट अमित, क्या बकवास है ये सड़ा हुआ लाल गुलाब का फूल उठाकर लाए हो तो मेरे लिए? क्या मैं तुम्हारी अभी भी कोई स्कूल जाने वाली निब्बी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम मुझे ये फूल थमा रहे हो? आज के बाद मेरे लिए ये सब फालतू की चीजें मत लाना, समझी? पता नहीं क्या नौटंकी लगा रखी है। निब्बा निब्बी बनने का भूत सवार है क्या तुम्हारे सर पर? यार नंदिनी, तुम तो कहती थी कि तुम्हें गुलाब पसंद है। मैं तो बड़े प्यार से रास्ते में रुक कर लाया था कि तुम खुश हो जाओगी। हाँ तो गर्लफ्रेंड थी तब पसंद थी, अब पीवी हूँ, कुछ ढंग की चीज लाया करो। नंदिनी गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर हॉल में सावित्री जी खड़ी थी जो रसोई का काम समेट रही थी। अरे बेटा नंदिनी, क्या हो गया? क्यों इतना जोर जोर से बड़बड़ाती हुई आ रही हो कमरे से? अमित ने कुछ कह दिया क्या? अरे मम्मी जी, आपके बेटे में अकल वकल नाम की कोई चीज बची है या नहीं? एकदम बेवकूफ इंसान है। हद है यार, ऑफिस से आ रहा है तो मेरे लिए एक सूखा गुलाब का फूल उठा लाया, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। नंदिनी पैर पटकती हुई किचन में पानी पीने चली जाती है। सावित्री जी हैरान परेशान वहीं खड़ी रह जाती हैं और गहरी सोच में डूब जाती हैं। हे भगवान, इस घर में क्या शुरुआत हो रही है? छोटी बहू तो अपने पति को कुछ समझती ही नहीं है।
तभी सावित्री जी की नजर कोने वाले कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ती है, जहां राजीव बड़े प्यार से रागिनी के बालों का गजरा ठीक कर रहा था और रागिनी मुस्कुराकर उसके पैर छू रही होती है। सावित्री जी को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है और वो दूर से ही उनकी बलैया ले लेती है। और दूसरी तरफ ये दोनों हैं, दोनों के बीच में कितना आदर सम्मान है एक दूसरे के लिए। भगवान इनकी जोड़ी सलामत रखे हमेशा। सावित्री जी अपने कमरे में चली जाती हैं। रात के 11 बज चुके हैं। राजीव और रागिनी बेड पर बैठे आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित के कमरे में नंदिनी बेड पर लेटी बस अपना फोन चलाने में मशगूल है। नंदिनी यार, अब वो फोन साइड में रखो ना। कल से हमारी शादी हुई है, हम दोनों ने बैठकर आधा घंटा भी बात नहीं की। मुझसे थोड़ी बात तो करो, बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे। अरे यार अमित, क्या बात करूं तुमसे? तुम्हारा दिमाग हमेशा खराब रहता है क्या? देख नहीं रही हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड से चैट कर रही हूँ, उसे अपनी शादी की तस्वीरें भेज रही हूँ। परेशान मत करो मुझे, अपना काम करो और सोने दो। यार पता नहीं इसको क्या हो गया है, पहले तो ऐसी नहीं थी, हमेशा किट करती रहती है और मेरी हर बात पर चिल्लाती रहती है। कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। अमित चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। अगले दिन सुबह, कल नंदिनी का मूड खराब था तो आज रविवार है, उसे खुश करने के लिए कहीं बाहर ले जाता हूँ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे हैं। भैया भाभी, आज संडे है, क्यों ना शाम को हम सब मिलकर कहीं घूमने चले? चलो ना, सब साथ चलेंगे तो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं थिएटर में, बहुत मजा आएगा। हाँ अमित, आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी देर में ऑनलाइन जाकर पूरे परिवार के टिकट्स एक साथ बुक कर लेता हूँ। मम्मी पापा भी चलेंगे हमारे साथ। अमित, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? हम लोग इस पूरी पलटन को साथ लेकर मूवी देखने जाएंगे? आर यू सीरियस? हमारा कोई पर्सनल स्पेस है या नहीं? अरे नंदिनी, इसमें क्या बुराई है भाई? शादी के बाद पहली बार सब साथ जाएंगे तो मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। अकेले तो हम शादी से पहले भी कितनी बार जा चुके हैं ना। यार अमित, मुझसे फालतू की बकवास तो किया ही मत करो। शादी के बाद पहली बार हम कहीं जा रहे हैं और तुम इस पूरी पलटन को साथ लेकर जाना चाहते हो? मैं नहीं जा सकती ऐसी जगह जहाँ सब लोग सिर पर बैठे हों। ऐसा करो, तुम खुद ही जाओ अपने इस पूरे खानदान के साथ। मैं नहीं जा रही कोई मूवी देखने। मेरा मूड खराब मत करो। नंदिनी की बात सुनकर ससुर जी अखबार नीचे रख देते हैं और सावित्री जी का चेहरा उतर जाता है। पूरा परिवार शर्मिंदा महसूस करने लगता है। अरे कोई बात नहीं अमित, तुम दोनों अकेले चले जाओ। रागिनी, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी? वैसे भी मुझे असली मजा परिवार के साथ आता है। तो अमित और नंदिनी को अकेले जाने देते हैं, हम सब साथ मजे करते हैं। ठीक है नंदिनी, तुम गुस्सा मत करो। मैं सिर्फ हम दोनों की टिकट बुक कर लेता हूँ। हम दोनों अलग मॉल में चलेंगे, तुम खुश रहो। हाँ, और सुनो, अपनी तरह घटिया चॉइस मत लगा देना वहाँ भी कि किसी सस्ते थिएटर की टिकट बुक कर लो। मेरी चॉइस की प्लैटिनम सीट बुक करना, वो भी कॉस्मोस मॉल में, समझ गए? मैं नॉर्मल क्लास में बैठकर फिल्म नहीं देख सकती। नंदिनी इतना बोलकर कुर्सी से उठती है और पैर पटकती हुई वापस अपने कमरे में चली जाती है। अमित शर्मिंदगी से सबके सामने सिर झुकाए बैठा रहता है। वहीं रागिनी, राजीव और पूरे परिवार के साथ मूवी जाती है। धीरे धीरे शादी को एक हफ्ता बीत चुका है। एक शाम बारिश होने की वजह से पूरा परिवार हॉल में चटाई बिछाकर ताश खेल रहा है। खेल खेल में अमित एक गलत पत्ता फेंक देता है और बाजी हार जाता है। अरे भाभी देखो इसे, जरा अपने इस देवर को देखो। आपको पता है इसके अंदर तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, कोई सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं है इसमें। ये शादी से पहले भी जब हमारे दोस्तों के साथ खेलता था तब भी ऐसे ही बुद्धू जैसी हरकतें करता था। अगर मैं इसके साथ ना रहूं ना तो ये अपनी बैंड ही बजवा ले। पता नहीं यार अमित, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? कोई बच्चा भी ये पत्ता नहीं फेंकता। यार नंदिनी, थोड़ा तो देखो, सब बैठे हैं, कैसे बात कर रही हो? अरे तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, कोई भी मजाक बना देगा, पागल कहीं के। अमित का चेहरा सबके सामने बिल्कुल उतर जाता है। वो ताश के पत्ते नीचे रख देता है और खेल वापस शुरू होता है। तभी अबे यार शिट, अब तो मैं गया। क्या ही पत्ते आ गए यार। मेरे होते हुए ये कैसे हार सकते हैं? रागिनी सबकी नजरें बचाकर चुपके से अपना अच्छा पत्ता राजीव के पत्ते से बदल देती है और राजीव को जिता देती है। राजीव रागिनी की इस समझदारी को देखकर दिल से मुस्कुराता है। थैंक यू। अगले दिन सोमवार की सुबह है। दोनों भाई ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अमित जल्दी जल्दी से अपनी शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगा लेता है। तभी नंदिनी कमरे में आती है और अरे यार अमित, तुमसे ज्यादा बेवकूफ और जाहिल इंसान मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। ये देखो अपनी हालत कैसी नमूनों जैसी बना रखी है। कैसे पागल लग रही हो तुम। कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं सिखाया क्या किसी ने? अरे नंदिनी प्लीज यार, थोड़ा धीरे बोलो ना। बाहर हॉल में मम्मी पापा बैठे हैं, आरती दीदी भी आई हुई हैं, सबको आवाज आ रही होगी। अरे धीरे क्यों बोलूं मैं? कोई चोरी की है क्या मैंने? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी पागलों जैसी हैं। ड्रेसिंग सेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम में।
यार मुझे तो अब समझ आ रहा है कि कहीं मैंने तुमसे लव मैरिज करके अपनी लाइफ ही सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे साथ इतने साल रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ। मुझे तो अपनी चॉइस पर तरस आ रहा है। तभी आरती कमरे के पास से गुजर रही होती है और इतने तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर हैरान होकर अंदर आ जाती है। अरे भाभी क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? पूरे घर में आवाज गूंज रही है। अरे देखो आरती, अपने इस भाई को बेवकूफ जाहिल इंसान कहेगा, शर्ट के बटन भी ढंग से नहीं लगा सकता, ऐसी ऐसी हरकतें करता है और ऊपर से मुझे बोल रहा है कि तेज मत बोलो, जैसे मैं इसकी गुलाम हूँ। अच्छा लेकिन नंदिनी, जो भी हो, कमरे की बातें कमरे तक रखा करो, धीरे बोला करो। आरती नंदिनी को समझाकर चली जाती है। तभी हद है यार, मेरा पति है, मैं जो चाहूंगी वो बोलूंगी, मेरा हक है इस पर, तो मैं कभी भी चिल्ला सकती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। नंदिनी अपना चिल्लाना जारी रखती है, जबकि बाहर हॉल में सावित्री जी सब सुन रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रहे हो जी, इन दोनों में प्यार तो दिखता है लेकिन इनके बीच आपस में सम्मान बिल्कुल भी नहीं है। और जिस रिश्ते में पति का सम्मान खत्म हो, वो रिश्ता ज्यादा दिन कैसे टिकेगा। एक तरफ घर में लव मैरिज वाली बहू के कमरे का ये हाल था, तो वहीं अरेंज मैरिज वाली बहू के कमरे में। अरे यार, एन वक्त पर इस शर्ट का सबसे जरूरी बटन ही टूट गया। आज तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। सुई धागा कहाँ रखा है अब? इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? ये लीजिए आपकी शर्ट, बटन बिल्कुल सलीके से टाक दिया है मैंने। अरे मैं तो अभी ढूंढ ही रहा था, तुमने इतनी जल्दी लगा भी दिया। थैंक यू सो मच रागिनी, वरना आज बॉस से बहुत डांट पड़ती। थैंक यू क्यों कह रहे हैं आप? ये तो मेरा फर्ज है ना, आपके सारे काम समय पर पूरे हों और चेहरे पर ये मुस्कान रहे, यही तो मेरा सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों, नंदिनी अपने पति अमित के साथ जो व्यवहार सबके सामने कर रही है, क्या आपको लगता है कि हर लव मैरिज में ऐसा ही होता है? और क्या हर अरेंज मैरिज कपल राजीव और रागिनी की तरह एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। घर में आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है, इसलिए दूर के कुछ रिश्तेदार, बुआ और मौसी आई हुई हैं। शाम को अमित और राजीव ऑफिस से लौटते वक्त घर के लिए चाट और पकौड़ी का सामान पैक करवा कर लाते हैं, लेकिन अमित जल्दी जल्दी में भूल जाता है कि आज घर में शुद्ध पूजा है और वो चाट में प्याज डलवा लाता है। अरे यार अमित, तुम सच में महामूर्ख हो। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? सुबह चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि आज पूजा है, प्याज मत लाना, पर तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। नंदिनी, वो जल्दी जल्दी में दुकानदार ने डाल दिया। मौसी जी बैठी हैं, प्लीज। क्या प्लीज? शादी से पहले भी तुम ऐसे ही ड्रामे करते थे। मौसी जी, ये बंदा इतना बेवकूफ है कि इसके हाथ से हमेशा गोबर ही होता है। पता नहीं आप लोग इसे कैसे झेल रहे थे। मैं तो परेशान हो गई हूँ। वो तो मेरा दिल आ गया था, वरना मैं इस जैसे लड़के से शादी कतई नहीं करती। अरे सावित्री, अरे तेरी छोटी बहू तो अमित को बड़ी खरी खरी सुनाती है। हाँ? वैसे सच में अमित में तो अकल ही नहीं है। और ये राजीव, रागिनी बहू, राजीव के सर पर तो अभी से गिने चुने बाल बचे हैं, थोड़े दिन में पूरे टकले हो जाएंगे। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता है कि क्या तुम्हारे पति कम और तुम्हारे बाप ज्यादा लगता है? जरा अपनी जोड़ी तो देखो। राजीव मौसी जी की बात सुनकर नजरें झुका लेता है और उदास होकर चुपचाप सोफे पर खिसक जाता है। तभी मौसी जी, आप हमारी बड़ी हैं, आदरणीय हैं, पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती आपको। ये मेरे पति हैं और एक सुहागन औरत की पहचान उसके साजो श्रृंगार, उसकी बिंदिया और सिंदूर सब उसके पति से ही होता है। अरे मैं तो मजाक। अगर ये नहीं होंगे तो मेरा ये अस्तित्व किस काम का मौसी जी? मेरे लिए तो ये दुनिया के सबसे सुंदर और देवता समान इंसान हैं। इनके बालों से या उम्र से मेरी नजरों में इनका सम्मान रत्ती भर भी कम नहीं होता। रागिनी की बात सुनकर मौसी का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है और वो बगलें झांकने लगती हैं। सत्यनारायण जी की पूजा के बाद घर वाले दोनों कपल्स को थोड़ा वक्त बिताने के लिए शिमला घूमने भेजते हैं। चारों एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं। सुबह के समय बर्फबारी देखने के लिए दोनों कपल्स वादियों में घूम रहे थे। अमित अपनी धुन में कैमरे से फोटो खींचते हुए आगे चल रहा होता है और अनजाने में उसका ध्यान नहीं रहता कि नंदिनी पीछे रह गई है और वो उसका हाथ पकड़ना भूल जाता है। अमित, रुको वहीं के वहीं। अंधे हो गए क्या तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी पीछे रह गई हूँ और तुम अकेले अकेले आगे आगे भागे जा रहे हो। हाथ पकड़कर नहीं चल सकते थे मेरा? कोई तमीज है या नहीं तुम में? ओहो सॉरी नंदिनी, वो बर्फ देखकर मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। अरे गुस्सा मत करो यार, आओ मैं तुम्हारा इस वाइट बैकग्राउंड में एक बहुत अच्छा सा फोटो क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आओ, स्माइल करो। अमित नंदिनी की फोटो लेता है। उसके बाद लो दिखाओ,
शिट अमित, इतनी घटिया और बकवास फोटो खींची है मेरी, पूरी फोटो धुंधली है। कोई अकल है तुम्हें या सब बिछ खाई है? अरे वो धूप की चमक से। शिट यार, तुम किसी काम के नहीं हो, एकदम यूजलेस और डम्ब इंसान हो। सबके सामने मेरा मूड खराब कर दिया। तभी आसपास के लोग देखने लगते हैं। अमित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नंदिनी, सबके सामने थप्पड़। हाँ थप्पड़। चलो अब चुपचाप होटल के कमरे में चलो, रोना बंद करो। सॉरी नंदिनी, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा अच्छी फोटो खींच दूंगा, पर प्लीज मान जाओ ना, बाहर सबके सामने इस तरह मत मारा करो। मेरी भी कोई इज्जत है यार, सब लोग मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। दूर हटो मुझसे, अपनी ये शक्ल मत दिखाओ। तुम बस सीधे खड़े रहो और मैं जो कहती हूँ वो चुपचाप सुना करो। तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, समझे? सादा अपनी अकल चलाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, अपनी औकात में रहा करो। नंदिनी की बातें सुनकर आज अमित काफी उदास हो जाता है और होटल के कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिमला पहुंचते ही राजीव को तेज बुखार आ जाता है। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, आपका शरीर तप रहा है, आप प्लीज आराम से लेटी रहिए। रागिनी, बहुत ठंड लग रही है, चला नहीं जा रहा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। मैं अभी दौड़कर आपके लिए होटल से गर्म पानी, कंबल और दवाई लेकर आती हूँ, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। रागिनी पूरी ट्रिप पर घूमना फिरना छोड़कर कमरे में बंद रहकर राजीव का एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती है, उसके पैर दबाती है। दोनों कपल्स ट्रिप से वापस अपने घर लौटते हैं, लेकिन उसके बाद अमित का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। वो बहुत उदास, गुमसुम और कटा कटा रहने लगता है। एक शाम वो छत पर अकेला बैठा रो रहा होता है कि तभी उसका बड़ा भाई राजीव उसके पास आता है। क्या बात है अमित, जब से तुम लोग शिमला से आए हो मैं देख रहा हूँ तुम बहुत शांत हो, किसी से बात नहीं करता, तू ढंग से खाता नहीं है। मुझे बता, तेरा बड़ा भाई हूं मैं। भैया मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने नंदिनी से लव मैरिज करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। प्यार तो वो मुझसे बहुत करती है भैया, मैं जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ वहां पे? उसने शिमला में सबके सामने सरेआम मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया भैया। लोग हंस रहे थे मुझ पर। मैं एक मर्द हूं भैया, मेरी क्या कोई इज्जत नहीं है? मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी है। देख अमित, तुम्हारी लव मैरिज है, तुम दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को इतना ज्यादा देख लिया कि अब उसके मन से तुम्हारा आदर खत्म हो गया है। वो तुम्हें अपना पति नहीं, अपनी जागीर समझती है। भाई, रिश्ते में वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, तुम्हें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। अमित राजीव की बात सुनकर कोशिश करता है और तंग आकर घर में अपनी आवाज उठाने लगता है और रोज रोज के तानों से चिढ़ जाता है। और एक दिन, नंदिनी जरा बड़ी भाभी को देखो, वो भैया के लिए सुबह 5 बजे उठकर टिफिन तैयार करते हैं, उनके कपड़े खुद प्रेस करते हैं, उनसे कितना प्यार और आदर से जी और आप करके बात करते हैं। तुम मुझे कभी ऐसे प्यार से बात क्यों नहीं कर सकती? क्या कमी है मुझ में? ओह अमित, तो अब मैं इस घर की बड़ी भाभी की तरह बन जाऊं, जैसे कोई भोहड़, अनपढ़, गफ्फार लड़की 24 घंटे पति की गुलामी करती है, वैसे करो। अमित, जब लव मैरिज की थी और मुझ जैसे स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की को अपनी लाइफ में लेकर आए थे, तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी औकात ही यही है। नंदिनी, अपनी जुबान को लगाम दो। क्यों तो लगाम? तुम शादी से पहले भी ऐसे ही बुद्धि थे और शादी के बाद भी। मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे और तुम्हारी इस दकियानूसी बातों से। अमित गुस्से से चला जाता है और उसे इग्नोर करने लगता है। अगले दिन नंदिनी कमरे में अमित का इंतजार कर रही थी। टेबल पर खाना ठंडा हो चुका है। तभी अमित चुपचाप कमरे में आता है और नंदिनी को बिना देखे अपनी घड़ी उतारने लगता है। अमित, रात के 11:30 बज चुके हैं, इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से भूखी बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे थे तुम। ऑफिस में काम था और फोन साइलेंट पर था। तुम सो क्यों नहीं गई? मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा बर्ताव है अमित? पिछले 1 हफ्ते से देख रही हूँ तुम जानबूझकर ले जा रहे हो, मुझसे बात तक नहीं करते। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर लाई हूँ, चलो साथ में खाते हैं ना। मैंने ऑफिस में ही खा लिया था, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अमित प्लीज मेरी तरफ देखो, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुम ऐसे मुंह घुमाकर सोफे पर क्यों जा रही हो? पहले तो तुम मेरे बिना एक पल नहीं रहते थे, अब मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं है तुम्हें। हाथ मत लगाओ मुझे नंदिनी, तुम्हें मेरी अकल, मेरी शक्ल और मेरी चॉइस सब चीजों से नफरत है ना। तुमने तो कहा कि मैं एक महामूर्ख और यूजलेस इंसान हूँ, तो फिर एक बेवकूफ इंसान के साथ वक्त क्यों बिताना चाहती हो? जाओ अपनी उस सो कॉल्ड स्टाइलिश लाइफ में खुश रहो। अमित, मैं मानती हूँ कि उस दिन गुस्से में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया था, पर वो सब तो मैंने बस आग से कहा था ना।
क्या तुम अपनी नंदिनी को एक छोटी सी झगड़े के लिए इतनी बड़ी सजा दोगे? मैं अंदर से मर रही हूँ अमित, प्लीज मुझसे बात करो। हक? जब रिश्ते में आदर ही नहीं बचा नंदिनी तो हक कैसा? तुमने प्यार के नाम पर मेरी मर्दाना इज्जत को सबके सामने मलबे में मिला दिया। अब मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सोने दो, सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। अमित प्लीज ऐसा मत करो, मैं अकेले पागल हो जाऊंगी। नंदिनी रोते हुए टेबल पर रखे ठंडे खाने को देखती है जिसे अमित ने छुआ तक नहीं था। उसे पहली बार अपनी बदतमीजी की कड़वी कीमत का एहसास होने लगता है। कुछ दिनों बाद नंदिनी कमरे का दरवाजा बंद करके रोने लगती है। तभी आरती वहां आती है। अरे भाभी क्या हुआ? आप यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हैं? अमित से फिर कोई लड़ाई हुई है क्या? मुझे बताइए। आरती दीदी, अमित मुझसे बात ही नहीं करता, हमेशा मुझे इग्नोर करता है, रात को लेट आता है और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। हमारी इतनी सुंदर लव मैरिज थी, फिर ऐसा क्यों हो गया? मैं तो अंदर से मर रही हूँ दीदी। भाभी अगर मैं सच बोलूँ तो बुरा मत मानना, आपने अपने पैरों पर खुद को लहड़ी मारी है। किसी भी मर्द को चाहे वो आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, अपना अपमान बर्दाश्त नहीं होता। आपने प्यार के नाम पर अमित का सम्मान ही पूरी तरह खत्म कर दिया। दीदी मेरा वो मतलब नहीं होता था, मैं तो बस मजाक में या हक में कह देती थी। दीदी भाभी और भैया के बीच इतना सम्मान कैसे है? भाभी तो भैया के सामने कभी ऊंची आवाज में बोलती भी नहीं। देखो भाभी, मेरी भी आनंद के साथ लव मैरिज हुई है। हम 7 साल एक साथ हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक आनंद को सबके सामने तू करके नहीं बोला है। हर रिश्ते में सम्मान सबसे बुनियादी चीज होती है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती से शुरू होता है, पर वो टिकते सिर्फ और सिर्फ सम्मान की बुनियाद पर है। अगर तुम अपने पति की इज्जत घर के अंदर और बाहर नहीं करोगी तो वो तुमसे दूर भागेगा। आरती की बातें सुनकर नंदिनी को अपनी हर एक गलती का एहसास होने लगता है। उस दिन के बाद से नंदिनी अब अमित पर चिल्लाती नहीं है। वो सुबह जल्दी उठकर रागिनी के साथ रसोई संभालती है। रात को जब अमित थका हारा ऑफिस से लेट आता है तो नंदिनी कमरे को साफ रखती है और उसके लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना परोसती है। अमित आप बहुत थक गई होंगी, आज ऑफिस में काम ज्यादा था ना। ये लीजिए, पहले गर्म पानी पीजिए और हाथ में धो लीजिए। मैंने आपके लिए गर्म खाना लगा दिया है, आराम से खाइए। ये वही नंदिनी है जो हर बात पर चीखती थी। अमित बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाने लगता है। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी लगातार अमित का पूरा ध्यान रखती है। एक शाम दोनों घर के पास वाले पार्क में वॉक करने जाते हैं। चलते चलते पैर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। वो गिरने ही वाला होता है कि नंदिनी उसका हाथ कसकर थाम लेती है। आराम से अमित, संभल कर चलिए ना, अगर आपको चोट लग गई तो मुझे कितना दर्द होगा। अरे थैंक यू नंदिनी, सच में तुम बहुत बदल गई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सावित्री जी, राजीव और आरती खिड़की से यह सब देखकर खुश होते हैं। आरती दोनों भाइयों और बहुओं के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाती है। वो शहर के एक बेहद आलीशान और रोमांटिक होटल में सरप्राइज डेट नाइट बुक करती है। भैया आपको भाभी को लेकर शाम को ठीक 8 बजे इस होटल में टेबल नंबर 5 पर पहुंचना है। नंदिनी, तुम अमित को बिना कुछ बताए कोई बहाना बनाकर शाम को इसी एड्रेस पर लेकर पहुंच जाना। शाम के ठीक 8 बजे हैं। उस खूबसूरत मोमबत्तियों से सजे हुए रेस्टोरेंट में चारों एक साथ इकट्ठा होते हैं। राजीव, रागिनी और अमित, नंदिनी जब एक दूसरे को आमने सामने से देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे भैया, आप और बड़ी भाभी यहाँ इस रोमांटिक जगह पर, और वो भी बिना बताए, ये क्या चक्कर है? भाई ये चक्कर आरती का है। उन्होंने ही हम दोनों कपल्स के लिए ये सरप्राइज प्लान किया है ताकि हमारे बीच की दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सब लोग टेबल पर बैठते हैं। तभी नंदिनी अपनी कुर्सी से खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। अमित, भैया और भाभी के सामने आज मैं अपने पूरे दिल से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे प्यार के घमंड में हमेशा तुम्हारा अनादर किया, तुम्हारी पसंद को घटिया कहा और सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की, यहाँ तक कि शिमला में तुम पर हाथ भी उठाया था। मैं बहुत बुरी बीवी थी अमित, पर भाभी और आरती दीदी ने मुझे सिखाया कि पति का सम्मान क्या होता है। प्लीज अमित, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगी। पगली, रोना बंद करो। अब मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मेरा हाथ थामा था। मुझे तुम्हारी मॉडर्न चॉइस से कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे बस अपनी बीवी की आंखों में अपने लिए थोड़ा सा सम्मान चाहिए था। तो दोस्तों, अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं कि क्या वाकई किसी भी रिश्ते में प्यार से भी ज्यादा सम्मान की जरूरत होती है, और आपके हिसाब से पति पत्नी के रिश्ते की असली और मजबूत बुनियाद क्या होनी चाहिए।